हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कमोडिटी मार्केट के ऊपर। स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और ये बेसिकली पार्ट 2 होगा, क्योंकि इसके पहले एक वीडियो बना चुका हूँ मैं इसका बेसिक्स। बाकी ऐसी और वीडियोस आती रहेगी स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट के प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहना। ठीक है, आपको सारी और भी वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएगी। चलिए बिना कोई तरीके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पार्टिसिपेंट्स कितने तरीके के होते हैं। कमोडिटी डेरिवेटिव डेरिवेटिव मार्केट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, वो वाली मार्केट नहीं कर रहे, क्योंकि मेन यहाँ पर डेरिवेटिव मार्केट ही ट्रेड होती है, उसमें ही डील होता है ज्यादातर। तो कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट की बात कर रहे हैं, तो इसमें होते हैं हेजर्स, स्पेकुलेटर्स, आर्बिट्रेजर्स, इन्वेस्टर्स। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हेजर्स। तो हेजर्स वो पार्टिसिपेंट होते हैं जो कि अपने हेज रिस्क को दबाने के लिए आते हैं, अपने रिस्क को कम करने के लिए। उनको डर होता है कि प्राइस का रिस्क होता है कि यार ये जो मेरा एसेट है, अंडरलाइंग कमोडिटी, अंडरलाइंग कमोडिटी कोई भी हो सकती है, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। तो वो, उनको ये डर है कि यार इसका प्राइस घट ना जाए, बढ़ ना जाए। तो उसलिए अपने रिस्क को दबाने के लिए हेजर क्या करते हैं, कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में जाते हैं और उसमें वो प्राइस खरीदते हैं, वो वाला ज्यादा खरीदते हैं डेरिवेटिव, जैसे कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, ध्यान से समझो बात को, कि जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि एक गोल्ड है, गोल्ड का आपको लग रहा है कि प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा, ठीक है, तो फ्यूचर में बढ़ेगा, तो मैं गोल्ड खरीद लेता हूँ। तो आप गोल्ड नहीं खरीदोगे, आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदोगे। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा कि जैसे आपको गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, मान लो कि आज अभी 100 रुपये है, कल अगर 150 हो गया, तो आपके अकाउंट में 50 रुपये प्लस आ जाएगा। फिर 200 रुपये हो गया, फिर आपको अकाउंट में 50 रुपये प्लस हो जाएगा। तो डेली बेसिस पे आपके अकाउंट में आपका मार्जिन आता रहता है, उसका प्रॉफिट और लॉस आता रहता है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होता है, और जैसे ही उनको लगता है कि यार प्राइस एकदम गिरा, तो उसी टाइम वो क्या करते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेल करते हैं। तो वो पर्सन बहुत ही क्लोज वॉच रखता है प्राइस को, प्राइस को डिस्कवर करने में, ट्रेडिंग में। और जैसे इसको कंफर्टेबल प्राइस लगता है, वो उसी टाइम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर देता है। यही लिखा हुआ है वहाँ, ठीक है ना। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर देता है जैसे उसको प्राइस का डर होता है, जैसे प्राइस रिस्क होता है और नीचे लिखता है प्राइस, तो उसी टाइम वो सेल कर देगा, तो उसको लॉस होने का नहीं। ये फायदा होता है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में यही तो फायदा सबसे बड़ा। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एक और फायदा क्या है कि फिक्स प्राइस होता है, कि फ्यूचर में आप इतने प्राइस पे खरीदोगे, है ना, कि आपने फिक्स कर दिया। एक्चुअल में खरीदते नहीं होते फ्यूचर में, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कहते हैं कि फ्यूचर में खरीदेंगे, लेकिन खरीदने नहीं होता, एक प्राइस फिक्स कर देते हैं कि मैं 150 रुपये में फिक्स कर दिया। अब वो 150 रुपये में जैसे ही ऊपर नीचे चलेगा, उसके हिसाब से मान लो कि हमने 100 रुपये का फिक्स प्राइस पे खरीदा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो अब 100 रुपये के हिसाब से फिर आपको प्राइस डिसाइड होगा कि 50 रुपये बढ़ा, 150 रुपये हो गया तो 50 से बढ़ गया, 200 रुपये हो गया, आपका फिर अकाउंट में 100 रुपये प्लस हो जाएंगे। ये डेली ये मैंने डेली बेसिस पे करा है कि डेली बेसिस 50 रुपये, लेकिन टोटल कितना हो गया आपके, टोटल आपके पता कितना हो गया, 50 यहाँ बढ़ा, फिर आपका 50 और बढ़ा ना, तो कितना हो गया टोटल, 100 रुपये आपके अकाउंट में प्लस हो गए। समझ आ रही बात, ऐसे होता है। फिर स्पेकुलेटर्स की बात करते हैं। स्पेकुलेटर्स कौन होते हैं, जो सट्टेबाज होते हैं, जिसको सट्टेबाज बोलते हैं ना, वो स्पेकुलेटर बोलते हैं। स्पेकुलेटर आर दोस्त जो कि बेसिकली उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट खरीदने में, बट वो अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि प्राइस मूवमेंट उसके लिए फेवरेबल हो जाए। वो चेक करते रहते हैं मार्केट में, और वो सट्टेबाज खेलते हैं कि जैसे उनको लगेगा कि अच्छा प्राइस बढ़ रहा है, सट्टा लगाते हैं। जैसे कि आपको लगता है ना, जो सट्टे लगाते हैं क्या करते हैं वो बेसिकली वही चेक करते हैं कि प्राइस बढ़ेगा तो उसके लिए फेवरेबल कब होगा, या गिरेगा तो फेवरेबल कैसे होगा। तो उस अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं वो। तो स्पेकुलेटर्स वही करते हैं ना। और स्पेकुलेटर ज्यादातर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में भी डील करते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेकुलेटर भी डील करते हैं। किसको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा इसका, तो वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेगा। मान लो आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया गोल्ड का, और आज 100 रुपये का हमने खरीदा, 100 रुपये का प्राइस है गोल्ड का, तो अब वो उसको लग रहा है कि बढ़ेगा, तो वो बढ़ता रहेगा, वो उसका प्राइस बढ़ता रहेगा, आपको फायदा होता रहेगा। लेकिन जैसे ही प्राइस गिरा, आप एकदम बेच दोगे। तो ये भी स्पेकुलेटर करते हैं। सो इसलिए इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट इन एब्सेंस ऑफ सेकेंड द मार्केट विल नॉट बी लिक्विड,
क्योंकि स्पेकुलेटर क्या करते हैं, बड़ी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते हैं और बेचते हैं। तो अगर वो स्पेकुलेटर नहीं हो गया ना, तो मार्केट लिक्विड नेचर की भी नहीं होगी। क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये हो गया कि मैं खरीद के बैठ जाऊंगा और बस लंबे समय तक खरीद के बैठ जाऊंगा, तो फिर मार्केट में प्राइस बढ़ेगा भी नहीं, घटेगा भी नहीं, तो मार्केट में पैसा भी नहीं आएगा फिर। इसलिए स्पेकुलेटर होने चाहिए, वो कह रहा है। क्योंकि इससे क्या होता है, वो बड़ी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट को एकदम खरीदते हैं, बेचते हैं, जिससे उसके हाथ में कोई नुकसान ना आए, फटाफट पैदा हो। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी होते हैं आरबी ट्रेजर्स। आरबी ट्रेजर्स क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, साइमल्टेनियस परचेस करते हैं, सेल सेल करते हैं दो मार्केट से। मान लो कि एक ए मार्केट है, एक बी मार्केट है, तो ये आरबी ट्रेजर है। आरबी ट्रेजर बड़े चालू लोग होते हैं। उनको पता होता है कि भाई रिस्क रिस्क नहीं लेना बिल्कुल भी। तो आरबी ट्रेजर क्या करते हैं, एक जगह से मान लो उसने परचेज करा, मान लो गोल्ड है, अब उसको पता लग रहा है कि यार गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, लेकिन डर है गिर ना जाए। तो एक तरफ तो उसने एक कॉन्ट्रैक्ट के ए के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, मान लो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि भाई मैं आपसे अभी 100 रुपए का परचेज करूंगा फ्यूचर में 3 महीने के बाद। और एक तरफ आपने बी से भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आपने यहाँ पर सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि मैं आपको ना फ्यूचर में 100 रुपए का बेच दूंगा। अब दोनों जगह बच गए। अगर प्राइस बढ़ गया तो बढ़िया बात है, आप 100 रुपए का खरीदोगे इससे, आप क्योंकि आप खरीदोगे, आपने खरीदने कॉन्ट्रैक्ट करा है इससे, तो 100 रुपए खरीदोगे, मार्केट में महंगा बेच दोगे। और प्राइस अगर गिर भी गया तो क्या करोगे आप इसको 100 रुपए का बेचोगे बी को, और मार्केट में सस्ते में खरीद लोगे। मार्केट में मान लो 80 रुपए खरीद ले तो आपको प्रॉफिट होगा। तो आर्बिट्रेज ऐसे कहते हैं कि जो साइमल्टेनियस दो मार्केट से परचेज करते हैं एंड सेलिंग प्राइस इज हायर देन बाइंग प्राइस। सेलिंग प्राइस वो हायर बायर प्राइस से ज्यादा रखते हैं। मान लो सेलिंग प्राइस लग दिया 150 रुपए का, ताकि उसको प्रॉफिट ज्यादा हो, तो सेलिंग प्राइस ज्यादा रखते हैं बाइंग प्राइस है बाय मोर देन ट्रांजेक्शन कॉस्ट, क्योंकि ट्रांजेक्शन कॉस्ट निकले, जिसकी वजह से उसको रिस्क लेस प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होता है और रिस्क नहीं होता बिल्कुल। समझ आ गई बात। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, इन्वेस्टर तो नाम से समझ में आ रहा है आपको ना। इन्वेस्टर वो जो इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर है वो बस ये लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेट होते हैं। तो ये मेन बंदे होते हैं जो इन्वेस्टर होते हैं, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए आते हैं कि मैंने इन्वेस्ट करना है 10-20 साल तक, 1-2 साल तक, ताकि मेरा पैसा बड़े मार्केट में है ना। जिसमें ज्यादातर हम आम लोग आते हैं, जैसे कि फार्मर्स हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, कंज्यूमर्स, हम सारे लोग आते हैं जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए इन्वेस्ट करते हैं। कोई शेयर्स पे या डेरिवेटिव पे भी अगर इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। लेकिन हैजर कौन होते हैं, जो रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं स्पेशली, कि रिस्क मेरा प्रोटेक्ट हो जाए प्राइस गिरने या बढ़ने वाला। स्पेकुलेटर आते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, कि मेरा मेन मकसद है कि फटाफट से चाहे बेचूं शेयर, कैसे बेचूं कैसे खरीदूं, कि मेरा प्रॉफिट आना चाहिए, जल्दी से जल्दी प्रॉफिट है। आर्बिट्रेजर होते हैं जो बहुत जल्दी रिस्क को प्रोटेक्ट ज्यादा करते हैं, ये प्रॉफिट इनको ज्यादा हो, रिस्क ना हो बिल्कुल भी। ये भी आर्बिट्रेजर होते हैं, जो कि दोनों साइमल्टेनियस परचेज और सेल करते हैं दो मार्केट्स। अब हम अगला टॉपिक है ट्रांजेक्शन्स इन कमोडिटी मार्केट। वही चीज कि कमोडिटी मार्केट में कैसे ट्रांजेक्शन होती है, किस तरीके के मार्केट्स होते हैं कमोडिटी मार्केट के अंदर। तो ये चार तरीके के मार्केट है यहाँ भी, स्पॉट मार्केट, फ्यूचर मार्केट, फॉरवर्ड, स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट। देखो स्पॉट मार्केट क्या कहती है, जो मार्केट जहां पर कमोडिटी बेची और खरीदी जाती है फिजिकल फॉर्म में, मतलब कैश आपको देना है और आपको आपको पैसा, आपको कमोडिटी मिल जाएगी, जैसे कि फिजिकल मार्केट होती है। तो प्राइस जो है, वो प्राइस जो होता है कमोडिटी का, वो मार्केट में ट्रेड करता है, इसको बोलते हैं स्पॉट मार्केट, स्पॉट प्राइस। जैसे कि इफ यू आर अ फार्मर, एक चाना के आप फार्मर हो, और आपके पास फिजिकल 10 किलो चना है, सॉरी चना, चना आपके पास है 10 किलो चना, और आप बेचना चाहते हो मार्केट में, तो आप क्या करोगे, आप अपनी अपनी होल्डिंग को सेल कर दोगे आइदर ऑफ द थ्री कमोडिटी एक्सचेंज इन इंडिया इन स्पॉट मार्केट एग्जिस्टिंग प्राइस, कि आप एग्जिस्टिंग प्राइस जो चल रहा है मार्केट में उससे आप आगे बेच दोगे। तो उसे क्या बोलेंगे, स्पॉट मार्केट, मतलब एक्चुअल में आपने फिजिकली बेचा, फिजिकली फॉर्म में। जैसे कि हमारे यहाँ पर होता है, जैसे कि मार्केट होती है हमारी, वही वाली मार्केट को स्पॉट मार्केट बोल रहा है ना बेसिकली वो। तो वहां पर आप स्पॉट जो प्राइस चल रहा है मार्केट में उसके हिसाब से आपने बेच दिया। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, ये मार्केट ऐसी अलग होती है, ये मार्केट
आपका फ्यूचर डेट पे एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि इतने इस डेट पे मैं आपको ये बेचूंगा या खरीदूंगा कमोडिटी को स्पेसिफिक प्राइस पे पहले डिसाइड होता है, इसे बोलते हैं फ्यूचर मार्केट। तो यूनिक फीचर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज दैट यू डू नॉट, देखो वही चीज है ना, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद के आप एक्चुअल में कुछ भी खरीदते नहीं हो ना बेचते हो। आपको कोई कमोडिटी फिजिकल फॉर्म में हेल्ड करने की जरूरत नहीं अपने पास, ना ही कमोडिटी डिलीवरी होती है किसी को। बस ये ट्रांजेक्शन होती है कैश बेसिस पे रन होती है। जैसे मैंने आपको हैजर्स का एग्जांपल दिया था पीछे, तो हैजर क्या कर रहे थे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेते हैं। आपने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया मान लो गोल्ड का, और गोल्ड का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया 3 महीने के लिए, और आपने प्राइस भी डिसाइड कर लिया 100 रुपए का। अब ये जरूरी नहीं कि 100 रुपए का एक्चुअल में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदोगे बीच में, आपका ये ट्रांजेक्शन सेटल होती जाएगी। आपकी जो डेली बेसिस पे आप देखोगे अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है 100 से 120 हो गया, तो आपका अकाउंट में 20 रुपए प्लस हो जाएंगे। तो ये नहीं होगा कि भैया फ्यूचर में आप पहले 100 रुपए का एक्चुअल में खरीदोगे और मार्केट में बेचोगे, कुछ नहीं होने वाला। ये तो एक तरह का आपने बेट लगा दी कि फ्यूचर में ये जाएगा, तो आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया। कोई नहीं एक्चुअल, बस आपका कैश बेसिस पे आपका ट्रांजेक्शन सेटल होगी, कोई एक्चुअल में फिजिकल फॉर्म में डिलीवरी नहीं होगी, ना खरीदा जाएगा ना बेचा जाएगा। डेरिवेटिव्स, जिसमें डेरिवेटिव देखो, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा सारी आती है। तो ये फ्यूचर मार्केट होगी, डेरिवेटिव मार्केट होती है जिसमें एक्चुअल में ये सारी चीजें होती है। डेरिवेटिव आपको पता ही है, इसकी वीडियो बन रखी है पूरी की पूरी। एक डेरिवेटिव ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि अंडरलाइंग एसेट से उसकी वैल्यू डराइव होती है ना। जैसे कि फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस, 3 तरह के मेन डेरिवेटिव होते हैं ये, जो फिक्स प्राइस पे फिक्स डेट के लिए होते हैं। तो कमोडिटी डेरिवेटिव 2 टाइप के होते हैं, फ्यूचर वाले, ऑप्शंस वाले। अब फ्यूचर वाले ऑप्शन वाले क्या होते हैं, वही कमोडिटी फ्यूचर मार्केट क्या होती है। जैसे कि मान लो कि फार्मर है, उसको लग रहा है कि क्रॉप ऑफ व्हीट जो है वो रेडी हो जाएगी 2 महीने के अंदर, लेकिन उसको प्राइस का वरी है, यार प्राइस मेरा जो है वो डिक्लाइन ना हो जाए फ्यूचर, कि मुझे कहीं 2 महीने के बाद सस्ते में ना बेचना पड़े। तो उसने वो रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए क्या करेगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेगा। ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेगा कि सेल करने का, कि मुझे क्रॉप बेचूंगा 2 महीने के बाद जो आज का प्राइस चल रहा है। मान लो कि आज 100 रुपए का प्राइस चल रहा है, और इन्हें कहा कि मैं आपका एक सेल करने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा हूँ एक बी के साथ। अब बी का भी अपना लालच है, बी को लग रहा है कि ये झूठ बोल रहा है, ये पागल बंदा है, गिरेगा नहीं बढ़ेगा, तो इसका बी का फायदा हो जाएगा बाद में। तो उसने बी के भी आगे कॉन्ट्रैक्ट में, तो इसे बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो उसने अपने रिस्क को हेज करने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया। ठीक है, तो ये कमोडिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसी को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। एक्चुअल मैंने एक डेरिवेटिव वीडियो में फॉरवर्ड और फ्यूचर में डिफरेंस बता रखा है। फ्यूचर बस ऑर्गेनाइज वे में होता है, स्टॉक एक्सचेंज में होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपस में होता है हमारे बीच में। तो इसको एक्चुअल में अगर ये स्टॉक एक्सचेंज में जाके करेगा ना, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदेगा, तो ये फ्यूचर कहेंगे उसे, वरना फॉरवर्ड कहते हैं। तो कमोडिटी देखो कौन कौन सुटेबल होती है फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए। तो कमोडिटी सप्लाई डिमांड कंडीशन के लिए सूटेबल होनी चाहिए पहले तो। जो भी कमोडिटी अगर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदना चाहते हैं इस कमोडिटी का, तो डिमांड और सप्लाई कंडीशन के लिए सूटेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इसकी डिमांड सप्लाई नहीं हो। प्राइसेस शुड बी वॉलेटाइल, ताकि प्राइसेस वॉलेटाइल हो, जिससे हैजिंग कर सके फ्यूचर प्राइसेस का। प्राइस फ्लक्चुएट करनी चाहिए। प्राइसेस शुड बी वॉलेटाइल टू नेसेसिएट हैजिंग थ्रू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। वो ये कहना ना कि पर्सन जो आ रहा है उसको प्राइस रिस्क हो, तभी कमोडिटी सूटेबल है ना फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए। कमोडिटी शुड बी फ्री फ्रॉम सब्सटेंटिव कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट से कंट्रोल के बाहर हो बिल्कुल। कमोडिटी होमोजीनियस होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। इट मस्ट बी पॉसिबल टू स्पेसिफाई स्टैंडर्ड नेसेसरी, कोई स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है ऐसी कमोडिटी को ट्रेड करने के लिए। कमोडिटी शुड बी स्टोरेबल, स्टोर करने लायक होनी चाहिए, जैसे कि वीट का एग्जांपल दिया हमने, ऐसी कमोडिटी होनी चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ कंडीशन आर्बिट्रेज वुड नॉट बी पॉसिबल। फिर वो आर्बिट्रेज पॉसिबल नहीं है, जैसे कि हम वो देख रहे थे आर्बिट्रेजर को। सो देयर वुड बी नो रिलेशनशिप बिटवीन स्पॉट एंड फ्यूचर, कि वो समझ नहीं आएगा अगर अगर स्टोर नहीं हो पाएगी, तो हमें समझ नहीं आएगा कि आज का प्राइस और फ्यूचर में प्राइस क्या जा सकता है उसका। क्योंकि अगर स्टोर हो सकती है तो समझ सकते हैं ना कि हाँ यह पेरिशेबल है, तो फ्यूचर में डिक्लाइन हो सकता है। तो फिर बंदा क्या आएगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। तो ये चीज है। कमोडिटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर दूसरा। ऑप्शन क्या होता है कि आपको एक ऑप्शन मिलता है, कि अगर ऑप्शन का मतलब क्या होता है, राइट मिलता है, ऑब्लिगेशन नहीं होता।
टू बाय और सेल अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एट स्पेसिफिक प्राइस एंड स्पेसिफिक डेट। कि आपके पास एक ऑप्शन मिल गया, एक बंदे ने सोचा कि यार ये वीट है, ये वीट का यार प्राइस, वीट को मैं खरीदना चाहता हूँ, लेकिन फ्यूचर में इसका प्राइस गिर ना जाए, फ्यूचर में प्राइस गिर गया तो मुझे सस्ते में बेचना पड़ेगा, तो आप ऑप्शन में आ जाओगे, आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आ जाओगे। आपको आपके ऊपर राइट होगा खरीदने का, ऑब्लिगेशन नहीं होगा कि अगर प्राइस बढ़ रहा मतलब बढ़ेगा तो आप खरीद लेना, नहीं बढ़ा तो नहीं खरीदना ताकि नुकसान ना। तो ऐसे दो ऑप्शन होते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन का मतलब वही होता है कि खरीदने वाला, राइट टू बाय। ये राइट टू बाय वाला होता है कि अगर आपको लग रहा है कि बढ़ेगा फ्यूचर में तो खरीदने कॉन्ट्रैक्ट कर लो, सस्ते में खरीदोगे महंगे में बेच देना। पुट ऑप्शन होता है जब आपको लग रहा हो, डर हो कि गिरने वाला है प्राइस, तो फिर आप राइट टू सेल में आते हो कि आप ताकि महंगे में खरीदो, सॉरी महंगे में आप बेचो, राइट टू सेल करोगे ना, तो आप मार्केट में सस्ते से खरीदोगे और महंगे में बेच दो, तो राइट टू सेल। अब देखो फ्यूचर और ऑप्शन में डिफरेंस क्या है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपको एक ऑब्लिगेशन होता है, आपको या तो परचेस करना पड़ेगा या तो सेल करना पड़ेगा, ऑब्लिगेशन है। इसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है ऑप्शन में, इसमें से राइट है। इन्वेस्टर को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आना पड़ता है अपनी कॉस्ट, ठीक है ना, कि नुकसान हुआ तो उसकी कॉस्ट है। बाइंग एन ऑप्शन डज रिक्वायर द पेमेंट ऑफ प्रीमियम, इसमें प्रीमियम पे करना पड़ता है ऑप्शन खरीदने के लिए, जैसे कि इंश्योरेंस आपका होता है वैसे ही। द बायर एंड सेलर सब्जेक्ट टू अनलिमिटेड रिस्क और लॉस, यहाँ पर तो रिस्क बहुत तगड़ा हो सकता है, लॉस। यहाँ पर रिस्क बहुत कम है, सिर्फ प्रीमियम का नुकसान होगा आपको। तो अनलिमिटेड रिस्क ऑफ लॉस सेलर को होता है। देखो यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन जो मैं खरीद रहा हूँ, मैं जो अगर खरीद रहा हूँ ऑप्शन, तो मेरे पास तो राइट है ना, ऑब्लिगेशन तो है नहीं, मुझे सिर्फ प्रीमियम का पैसा देना है। तो जो मैं खरीदने वाला ऑप्शन वाला होता है ना, जो खरीद रहा हूँ ऑप्शन, उसके पास कोई लॉस नहीं है, रिस्क नहीं है, उसका रिस्क सिर्फ प्रीमियम तक है कि ज्यादा नुकसान क्या होगा, प्रीमियम का ही होगा। लेकिन जो भैया ऑप्शन बेच रहा है, सेलर है ऑप्शन का, वो अनलिमिटेड रिस्क ऑफ लॉस होता है उसको, क्योंकि वो बड़ा दिक्कत आ जाएगी उसके लिए, क्योंकि अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जिसने बेचा मुझे, वो रिस्क ऑफ लॉस है उसे, क्योंकि उसके उसको तो भैया उठाना पड़ेगा रिस्क सारा का सारा। ऑप्शन बेच रहा है वो, नहीं है खरीद थोड़ी रहा है वो। तो क्योंकि उसको तो भैया जैसे कि आपने ऑप्शन इसने बेचा, तो मैं उसको, मैंने ऑप्शन खरीदा तो मैं उसको प्रीमियम दूंगा। तो अगर नुकसान हुआ तो बहुत तगड़ा होगा, बहुत तगड़ा प्रीमियम। और अगर फायदा हुआ तो सिर्फ ज्यादा ज्यादा प्रीमियम हो सकता है, नुकसान हुआ तो अनलिमिटेड है। यहाँ पर फ्यूचर में गेन होगा वो सिर्फ आपका जो होता है ना, वो एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, मतलब यहाँ पर कैश बेसिस पे होता है, डिफरेंस निकालना पड़ता है जो आपने खरीदा, स्ट्राइक प्राइस मतलब जो चल क्या रहा है उसके हिसाब से आपको देखना पड़ता है कि आपका डिफरेंस क्या है। यहाँ पर जो गेन ऑन फ्यूचर पोजीशन ऑटोमेटिक मार्क टू मार्क डेली, यहाँ भी मार्क टू मार्क डेली होता है कि डेली बेसिस पे देखना पड़ता है कि भाई चल क्या रहा है आपका, आप फटाफट लॉस में हो या प्रॉफिट में हो। ये एक्चुअल में ना उल्टा लिख दिया है, ये पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए, ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। फ्यूचर पोजीशन में मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन होती है, डेली बेसिस पे आपका सेटलमेंट होती है, मार्क टू मार्क जिसे कहते हैं। तो मार्क टू मार्केट मतलब डेली बेसिस पे कैश सेटलमेंट होती है, जो मैं आपको पीछे ही बता रहा था। ये यहाँ पर आएगा, ये वो बता रहा है कि आपको ऑप्शन एक्सेस करना है, मार्केट में जाना है, खरीदना है, और एक्सपायरी तक आपको वेट करना है, फिर आपको डिफरेंस जो होगा वो आपको कलेक्ट हो जाए। मतलब कि आपके ऊपर राइट है ना, तो जैसे आप राइट एक्सरसाइज करना पड़ेगा आपको, राइट एक्सरसाइज करोगे तो आपका अगर कॉल ऑप्शन है तो आपको बेचना है, सॉरी खरीदना है आपको, वो आपको खरीदना है और आपका प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। ये चक्कर होता है बस में, और कुछ भी नहीं होता। तो ये चीज है। उसके बाद अगर बात करें तो पार्टिसिपेंट कमोडिटी डेरिवेटिव में वही चीज है सारे सारे, वैसे ही हम पीछे समझ चुके हैं, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आ गया अच्छे से तो लिखना पड़े तो आप यहाँ से लिख सकते हो। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे पीडीएफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही चीज देखो, हैजर का मतलब क्या है, जो रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए आते हैं, जो कि फ्यूचर मार्केट में आते हैं ताकि रिस्क को किसी और पे ट्रांसफर कर सके। बड़े सारे हैजर होते हैं, जैसे एक्सपोर्टर होते हैं। एक्सपोर्टर क्या चाहेंगे कि प्राइस गिर ना जाए, प्राइस who mean protection against high prices of the contracted on future but not yet purchase। तो वही चाहेगा कि भाई हायर प्राइस जाएगा तो वही कहीं किसी को फायदा ना हो जाए, तो वो एक्सपोर्टर क्या करेंगे, फ्यूचर मार्केट में आएंगे, क्योंकि वो प्रोडक्शन के लेके हाई हाई प्राइसेस ऑफ कमोडिटी, जो फ्यूचर डिलीवरी के लिए हाई प्राइसेस ना हो जाए, तो उस चक्कर में वो आएंगे, क्योंकि अगर हाई प्राइसेस हो गए तो कोई खरीदेगा नहीं।
इंपोर्टर हो गए, वो चाहेंगे कि भाई लो प्राइस ना हो जाए, है ना, लो प्राइस हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मुझे इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करूंगा तो भैया लो प्राइस हो गया तो फ्यूचर में मुझे बड़ी दिक्कत आ जाएगी, तो ये चीज है। मतलब सॉरी, इंपोर्टर तो आएंगे, लो प्राइसेस उनको होगा तो फायदा होगा ना, तो वो फायदा के लिए आते हैं कि लो प्राइस हो जाए, तो उस फायदे के लिए आते हैं इंपोर्टर, क्योंकि इंपोर्ट में आपको खरीदना पड़ता है। फार्मर आते हैं कि वो प्राइस उनका डिक्लाइन हो जाए, क्योंकि फ्यूचर में उनको क्रॉप सेल करनी पड़ती है। मर्चेंडाइजर होते हैं जो कि प्रोडक्शन करते हैं कि लो प्राइस ना हो जाए, ताकि कई चक्कर में कोई सस्ते में ना सामान बेचना पड़े कहीं। प्रोसेसर होते हैं जो कि प्रोटेक्शन करते हैं कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज ना हो जाए, फलाना ना हो जाए, तो ये सारे हैजर होते हैं, कहीं ना कहीं को डर होता है प्राइस का। ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि हैजर क्या होता है। स्पेकुलेटर जो होते हैं ना, स्पेकुलेटर क्या करते हैं, स्पेकुलेटर वही होते हैं ना कि जो बेसिकली डेली उनका इंटरेस्ट होता है बस प्रॉफिट कमाने में। वो अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि प्राइस मूवमेंट उनके फेवरेबल कैसे हो, तो वो डेप्थ मार्केट में, इंडेक्स मार्केट में देखते हैं अच्छे से, लिक्विडिटी पूरी मेंटेन करके चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो इकोनॉमिक फंक्शन, क्योंकि वो लिक्विडिटी मार्केट में ले आते हैं। आर्बिट्रेज मैं पहले समझा चुका हूँ, है ना, साइमल्टेनियस बाई और सेलिंग करते हैं। एडवांटेज क्या होता है, आप वो रिस्क को मैनेज अच्छे से कर लेते हैं, रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि वो खरीदने में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बेचने को भी कर लिया, दोनों जगह से कॉन्ट्रैक्ट, प्राइस बढ़ेगा तो भी फायदा, नहीं बढ़ेगा तो भी फायदा। आई होप ये सब चीज अच्छे से समझ में आई होगी। बाकी इससे रिलेटेड एक और वीडियो है, वो भी आएगी आपके सामने, जिसमें हम समझेंगे ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट वाला। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।